हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कोड ईटर चैनल में आप सबका स्वागत है। और आज हम लोग बात करने जा रहे हैं ब्लॉकचेन लेयर्स के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहले ही बता दूं कि ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन डेप्थ में आपको बताएगा कि ब्लॉकचेन लेयर्स क्या होते हैं। आपके सारे डाउट्स जो भी ब्लॉकचेन लेयर्स से रिलेटेड हैं वो सब कुछ क्लियर हो जाएंगे। और अगर आपको ब्लॉकचेन लेयर के बारे में कुछ भी नहीं पता है तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होने वाला है, क्योंकि ब्लॉकचेन लेयर वो एक ऐसी चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में ब्लॉकचेन को रेवोल्यूशनाइज कर देगी। और ये आप समझ जाएंगे ऐसा क्यों है। तो आइए चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे ब्लॉकचेन ट्रायल लेमा के बारे में। अब ये क्या है सब पता चल जाएगा वीडियो की शुरुआत में ही। फिर हम बात करेंगे कैप थ्योरम के बारे में। फिर हम बात करेंगे ब्लॉकचेन लेयर्स के बारे में। हाँ, पहले हम लोग ट्रायल लेमा के बारे में बात करेंगे, कैप थ्योरम के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनको समझना काफ़ी ज़रूरी है। तभी हमें एक्चुअली में समझ में आएगा कि हमें लेयर्स की ज़रूरत क्यों पड़ती है। फिर हम लोग बात करेंगे इसके बाद बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क में, मतलब बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क के बारे में, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये समझना इससे ज़रूरी है क्योंकि ब्लॉकचेन लेयर्स का ही ये कॉन्सेप्ट है, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। क्योंकि बिटकॉइन इज अ फंडामेंटल, आई विल से नॉट फंडामेंटल, फादर ऑफ आर क्रिप्टो करेंसी, राइट। तो इसको हम लोग समझेंगे और इससे हमें काफ़ी हेल्प मिलेगी लेयर्स के कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो आइए अब शुरू करते हैं। तो आइए बात करते हैं ब्लॉकचेन ट्रायल लेमा के बारे में। तो नाम में ही अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ट्राई आ रहा है। ट्राई का मतलब हो गया तीन। तो यहाँ पे ब्लॉकचेन के तीन पिलर्स होते हैं जो हर एक ब्लॉकचेन में होने ही चाहिए। ठीक है, हर एक ब्लॉकचेन में ये तीन पिलर्स होने ही चाहिए, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि ब्लॉकचेन इन तीन पिलर्स पे ही टिकी होती है। पहला पिलर होता है हमारा स्केलेबिलिटी का, या फिर हम कहेंगे स्केलेबल। इसका मतलब ये है कि आपकी जो ब्लॉकचेन है वो कितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस को प्रोसेस कर पा रही है। जैसे बिटकॉइन के केस में आई थिंक ये 7 to 8 होता है, इथेरियम के केस में ये आई थिंक 15 होता है। अगर मैं नंबर्स गलत हैं तो वो करिए, थोड़ा आगे पीछे हो सकते हैं नंबर्स। मतलब आप समझ रहे, राइट। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी आपकी ब्लॉकचेन हैंडल कर सकती है, उसको स्केलेबिलिटी, मतलब उसकी वो स्केलेबिलिटी होती है। दूसरी चीज़ होती है हमारी सिक्योरिटी। क्या हमारी ब्लॉकचेन सिक्योर है, मतलब ब्लॉकचेन हमने जो बनाई है, लेट्स से अगर हम बिटकॉइन की ब्लॉकचेन की बात करें, क्या वो सिक्योर है कि नहीं। अगर बिटकॉइन की ब्लॉकचेन सिक्योर ही नहीं है तो डेफिनेटली कोई भी यूज़ नहीं करेगा। तो इसलिए सिक्योरिटी भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका पिलर होता है हमारे ब्लॉकचेन का। थर्ड होता है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन। तो हमारी ब्लॉकचेन तो हमने बना ली, वो स्केलेबल भी हो गई, सिक्योर भी हो गई, बट वो अगर डिसेंट्रलाइज ही नहीं है, अगर उसकी अथॉरिटी किसी सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास है, तो डेफिनेटली वो ब्लॉकचेन, मैं कहूँगा, एक एक्चुअल ब्लॉकचेन नहीं रहेगी। वो एक, मतलब एक तरह से जस्ट लाइक अ डेटाबेस ही होगी, राइट। क्योंकि सेंट्रलाइज अथॉरिटी के पास अगर किसी चीज़ का कंट्रोल है तो मतलब कि वो उसे कंट्रोल कर सकती है। तो जस्ट लाइक योर डेटाबेस, जस्ट लाइक योर सर्वर। तो ब्लॉकचेन इन तीन इंपॉर्टेंट पिलर्स पे ही टिकी होती है। स्केलेबिलिटी, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस कितनी कर पा रही है। सिक्योरिटी, क्या आपकी ब्लॉकचेन सिक्योर है जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं। और थर्ड, डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब जो आपकी ब्लॉकचेन है क्या वो डिसेंट्रलाइज कॉन्सेप्ट को फॉलो भी करती है या नहीं करती है। अब ये कैप थ्योरम क्या है इसको समझते हैं। तो जैसा कि हमने देखा कि हमारे ब्लॉकचेन के तीन प्लेयर्स होते हैं, स्केलेबिलिटी, सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन। कैप थ्योरम कहती है कि आप इन तीनों में से, इन तीनों पिलर्स में से किसी दो ही पिलर्स को 100% तक की स्ट्रेंथ पे ले जा सकते हो। मतलब कि आप चाहे तो स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी को 100% ले जाओ, मगर डिसेंट्रलाइजेशन फिर आपका 100% नहीं होगा, 50% होगा। अगर आपने सिक्योरिटी और डिसेंट्रलाइजेशन को चूज़ किया तो आपकी स्केलेबिलिटी जो होगी वो 50% तक रह जाएगी, 30 to 40% रह जाएगी। मतलब कि आप इसमें से दो में से तीन, मतलब सॉरी, तीन में से दो चीज़ों को ही पूरी तरह से 100% की कैटेगरी में ले जा सकते हो। जो लास्ट चीज़ बचेगी आपकी, उसको आप कभी भी 100% की कैटेगरी में नहीं ले जा सकते हो। अब इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। आई नो बहुत लोग सोचेंगे इसका क्या मतलब है, दो में से तीन, दो में से तीन। चलिए इसको एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो अगर हम बात करें बिटकॉइन की, तो हमारा जो बिटकॉइन, अगर आप ध्यान से देखोगे, ये सिक्योर है क्योंकि इसमें प्रूफ ऑफ वर्क लगता है, और प्रूफ ऑफ वर्क हमारी बिटकॉइन को पूरी तरह से सिक्योर करता है। हमारी बिटकॉइन डिसेंट्रलाइज है क्योंकि यहाँ पे कोई भी सेंट्रलाइज अथॉरिटी नहीं है जो कि हमारे बिटकॉइन को कंट्रोल करती है। एंड थर्ड चीज़ अगर हम बात करें इसकी स्केलेबिलिटी की, तो हमारी बिटकॉइन इतनी स्केलेबल नहीं है। ये आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ। नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन कुछ 7-8 होते हैं, राइट। और ऑन एन एवरेज किसी भी ब्लॉक को माइन होने में 10 मिनट का टाइम लगता है। मतलब कि अगर यूज़र आना भी चाहे तो वो 10 बार सोचेगा कि भाई मैं बिटकॉइन ब्लॉकचेन में ट्रांजैक्शन करूँ कि नहीं करूँ। पता चला मैं आया, मैंने ट्रांजैक्शन किया और मेरा ट्रांजैक्शन लग गया कि अब वो माइन होगा, और मैं घंटों तक वेट कर रहा हूँ
और अभी तक मेरा ट्रांजैक्शन वही नहीं हुआ, माइन नहीं हुआ। तो डेफिनेटली हमारी बिटकॉइन ब्लॉकचेन इतनी स्केलेबल नहीं है, और स्केलेबल नहीं है तो आप खुद ही देख सकते हो कि हमारी बिटकॉइन ब्लॉकचेन क्योंकि स्केलेबल नहीं है, इसीलिए कम से कम लोग इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि भाई आप इसको नॉर्मल ट्रांजैक्शन में नहीं यूज़ कर सकते, आप कॉफ़ी लेने बिटकॉइंस के थ्रू नहीं ले सकते, क्योंकि अगर आप कॉफ़ी लेने जाते हो बिटकॉइन के थ्रू तो मतलब कि आप वेट कर रहे होगे घंटों का या फिर हो सकता है कई दिनों का कि आपका ट्रांजैक्शन कंफर्म हुआ है कि नहीं, और आपको कॉफ़ी वाला ही कहेगा भैया जाओ, नहीं चाहिए हमें बिटकॉइन, नहीं चाहिए, आप पैसे देना है तो पैसे दो, राइट। तो स्केलेबिलिटी में बिटकॉइन हमारा लैग कर जा रहा है। तो ये एग्जांपल है जिससे आप देख सकते हो कि कैप थ्योरम यहाँ पे वर्क कर रही है कि 3 में से बिटकॉइन सिर्फ 2 चीज़ों पे वर्क कर पा रहा है 100% के लिए। 100% इन द सेंस कि वो उस पर पूरी तरह से कंट्रोल कर पा रहा है, जो कि है उसका सिक्योरिटी फीचर, जो कि है उसका डिसेंट्रलाइजेशन वाला फीचर। बट स्केलेबिलिटी वाले फीचर में बिटकॉइन लैग कर जा रहा है। तो यही चीज़ हमारी कैप थ्योरम कहती है। और यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल भी दिया है कि अगर आपके पास एक ब्लॉक है, ठीक है, आपने एक ट्रांजैक्शन को माइन किया, आपने ट्रांजैक्शन किया, तो आपका ब्लॉक क्या होगा, इस ब्लॉक के आगे जुड़ जाएगा। लेट्स लेते हैं, मान लेते हैं कि ऑन एन एवरेज एक ब्लॉक को ऐड होने में, माइन होने में 10 मिनट का टाइम लगता है, और मान लेते हैं कि आपका ब्लॉक जो है वो 10 मिनट में ऐड भी हो गया, ठीक है, 10 मिनट लगा, आपने ट्रांजैक्शन कर भी लिया। बट अभी भी एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि आपका जो बिटकॉइन है वो ये कहता है कि अगर आपका ब्लॉक ऐड भी हो गया है ब्लॉकचेन में, तब भी आपको 6 ब्लॉक्स कंफर्मेशन तक के लिए रुकना चाहिए, है कि नहीं। 6 ब्लॉक कंफर्मेशन तक के लिए रुकना चाहिए। और ये चीज़ मैंने अपने ब्लॉकचेन के कोर्स में बहुत ही अच्छे से बताई भी हुई है, क्योंकि कल को हो सकता है कि आपका ये ब्लॉक डिस्कार्ड हो जाए, राइट, किसी वजह से, क्योंकि लॉन्गेस्ट चेन रूल फॉलो होता है, और उस रूल में क्या हो कि आपका ये जो ब्लॉक है ये डिस्कार्ड हो जाए। तो मतलब कि आपको सिर्फ इसी ब्लॉक के ऐड होने का वेट फिर नहीं करना होगा, आपको इसके बाद के सारे ब्लॉक्स को भी ऐड होने का वेट करना होगा। मतलब आप समझ सकते हो कितना ज़्यादा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। मिनिमम मान के चलो तो 60 मिनट्स तो लगना ही है, क्योंकि ऑन एन एवरेज एक ब्लॉक को माइन होने में 10 मिनट लगता है। तो अगर हम कहते हैं कि चलो भाई सभी 10 मिनट ले रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो भी 60 मिनट लग जाएंगे, ठीक है, बहुत ही अच्छी किस्मत हुई तो उससे थोड़ा कम हो जाए, है ना। तो ये चीज़ है बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी इशू। बट यहाँ पे कैप थ्योरम में एक चीज़ और आपको ध्यान देनी है, क्योंकि अब बहुत से लोगों के मन में आएगा कि मतलब कि ब्लॉकचेन तो कभी स्केलेबल हो ही नहीं पाएगी, मगर ऐसा नहीं है। कैप थ्योरम अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये एक थ्योरम है, ये कोई लॉ नहीं है। इसको डेफिनेटली प्रूव किया जा सकता है कि ये नल है, मतलब कि आप इसको प्रूव कर सकते हो कि भैया ये थ्योरम है। थ्योरम को आप डिस्कार्ड कर सकते हो कि ये थ्योरम है, मैंने थ्योरम को प्रूव कर दिया रॉन्ग, या फिर मैथमेटिक्स में कई बार किया भी होगा। तो उसी तरह से अब क्या हो रहा है, अब जो ब्लॉकचेन्स बनाई जा रही हैं वो इसी तरह से बनाई जा रही हैं जो कि स्केलेबल भी हो, सिक्योर भी हो और डिसेंट्रलाइज भी हो। तो हम कोशिश क्या कर रहे हैं इस समय अपनी ब्लॉकचेन वर्ल्ड में कि अपनी ब्लॉकचेन को इन तीनों ही पैरामीटर्स में 100% तक लेके जाएं और इस कैप थ्योरम को पूरी तरह से क्या कर दें, प्रूव कर दें ये रॉन्ग है। और यहीं से कॉन्सेप्ट आ जाता है आपके लेयर्स का। ये लेयर्स ही आपकी हेल्प करती हैं कि आप अपनी ब्लॉकचेन को सिक्योर बना पाओ, डिसेंट्रलाइज बना पाओ और स्केलेबल बना पाओ। अब ये चीज़ हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे। तो बेसिकली हमारे पास 4 लेयर्स होती हैं, लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2 एंड लेयर 3। ये सारी लेयर्स की अपनी अपनी एक फंक्शनैलिटी होती है, अपना अपना एक रोल होता है। लेयर, पहली एक चीज़ मैं क्लियर कर दूं कि बहुत से लोगों के मन में हो सकता है कि लेयर आखिर में प्रेजेंट कहाँ होती है, क्या ये कोई वायर होता है लेयर, या कोई सैंडविच होती है क्या लेयर। ऐसा कुछ नहीं है। लेयर बेसिकली आपकी एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है, मतलब कि आपने एक तरह से समझ लो प्रोग्राम लिखा है। तो लेयर 0 का एक प्रोग्राम आपने लिखा, फिर आपने लेयर 1 का एक प्रोग्राम लिखा। बट हाँ, यहाँ पे लेयर कॉन्सेप्ट यूज़ करने का भी एक रीज़न है कि वो ये कहना चाहते हैं कि भैया अगर आपके पास एक ब्लॉकचेन है, चूंकि भी हम लोग ऐसे डिटेल में बात करेंगे कि ये जिसमें कि लेयर 0 की फंक्शनैलिटी है, मतलब आपने लेयर 0 की प्रोग्रामिंग की है, तो अब मैं क्या कर रहा हूं, उसमें एक नई फंक्शनैलिटी ऐड करना चाहता हूं, जो कि मैं क्या करूंगा, लेयर 1 में ऐड करूंगा। तो इससे क्या होता है कि हमारा जो प्रोग्राम है थोड़ा वो सही दिखता है और हमें पता होता है कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या, हमारी ब्लॉकचेन में बेसिकली क्या क्या फंक्शनैलिटीज हैं। अभी ये चीज़ समझ में आ जाएगी। और जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है जिसपे हमें ध्यान देना है आज के सेशन में, वो है लेयर 2। अब ऐसा क्यों है ये भी समझ में आ जाएगा, बट लेयर 2 एक ऐसी लेयर है जिसपे हम सबसे ज़्यादा फोकस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए अब बात करते हैं लेयर 0 के बारे में कि आखिर में ये लेयर 0 क्या है और इसकी क्या क्या फंक्शनैलिटी होती है। मैं फिर से कहूँगा लेयर 0 जब मैं कह रहा हूँ तो मतलब आप समझ लो कि एक प्रोग्राम लिखा गया है जिसका नाम है लेयर 0। अब ये लेयर 0 बेसिकली ऐसी लेयर होती है जो कि आपकी ब्लॉकचेन को एक तरह से ब्लॉकचेन बनाती है। मतलब कि ये आपकी ब्लॉकचेन को वो सारी कैपेबिलिटीज़ देती है जिससे कि आपका फाउंडेशन ऑफ ब्लॉकचेन तैयार होता है। जैसे कि किस तरह से एक ब्लॉकचेन दूसरी ब्लॉकचेन के साथ इंटरेक्ट करेगी, किस तरह से आप ट्रांजैक्शन इस पे करोगे अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, या फिर किस तरह से
डेवलपर्स जो आएंगे वो किस तरह से आपकी ब्लॉकचेन के पर लेट्स से अगर स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट डेवलप करना है या फिर कुछ भी फंक्शनैलिटी ऐड करनी है आपकी ब्लॉकचेन पे, तो डेवलपर्स वो कैसे कर पाएंगे, ये सारी चीज़ें लेयर जीरो बताती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इसमें ये सारी चीज़ें आती हैं जो कि फंडामेंटल कॉन्सेप्ट होते हैं, जैसे कि इंटरनेट हो गया, हार्डवेयर हो गया, कनेक्शन हो गया, मतलब आपकी ब्लॉकचेन किस तरह से इंटरनेट के साथ कनेक्ट करेगी, किस तरह से वो हार्डवेयर का यूज़ करेगी, किस तरह से डिफरेंट कनेक्शंस होंगे, ये सारी चीज़ें आपकी लेयर जीरो में आती हैं। लेयर जीरो का एक तरह से मतलब है फंडामेंटल, जो कि आपकी ब्लॉकचेन को एक तरह से तैयार है, पहली सीढ़ी है ब्लॉकचेन बनाने का, जहाँ पे आप ट्रांजैक्शन बताओगे, इंफ्रास्ट्रक्चर दोगे, ब्लॉकचेन को इंटरैक्ट करने के लिए सारी वो फंक्शनैलिटीज दोगे, हार्डवेयर, इंटरनेट एंड कनेक्शन, और वो किस तरह से ये फंक्शनैलिटीज यूज़ करेगी, ये सारी चीज़ें आप लेयर जीरो में बताते हो। उसके बाद आती है आपकी लेयर वन। तो लेयर जीरो के ऊपर ही होती है लेयर वन। लेयर वन बेसिकली आपकी डील करती है सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से। सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू का मतलब क्या है, तो आपने देखा होगा बिटकॉइन में आपकी प्रूफ ऑफ वर्क है, इथेरियम में आपकी प्रूफ ऑफ स्टेक है। तो ये बेसिकली आपकी ब्लॉकचेन को क्या प्रोवाइड करती है, सिक्योरिटी प्रोवाइड करती है। पहली वाली पूरा फंडामेंटल प्रोवाइड करती है, एक तरह से बेस देती है, और लेयर वन उसके ऊपर सिक्योरिटी ऐड कर देती है। फिर आती है हमारी सबसे इंपॉर्टेंट लेयर, जो कि है लेयर टू। और ये लेयर टू इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि अभी तक जितनी भी ब्लॉकचेन्स हैं उनके पास लेयर जीरो भी बढ़िया है, उनके पास लेयर वन भी बढ़िया है, बट लेयर टू अभी किसी के पास नहीं है। और लेयर टू बेसिकली किससे डील करती है, ये आपकी स्केलेबिलिटी से डील करती है, ये आपकी ब्लॉकचेन को स्केलेबल बनाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल पॉलीगन को अगर आप देखेंगे तो पॉलीगन क्या करता है, लेयर टू का यूज करता है, और इसीलिए पॉलीगन इतना ज़्यादा फास्ट है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन उसके प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, और वो इतना ज़्यादा स्केलेबल हो पा रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ लेयर टू। अगर लेयर टू आप हटा दोगे पॉलीगन से तो वो भी जस्ट लाइक इथेरियम ही वर्क करने वाला है, उसमें कोई भी नई चीज़ नहीं होगी। बट लेयर टू ही वो चीज़ है जो कि आने वाले टाइम में आपकी ब्लॉकचेन को एक्चुअल में यूज़ में लाएगी, क्योंकि अभी तक लोग क्या है इसीलिए ब्लॉकचेन को यूज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी ब्लॉकचेन हमारी इतनी स्केलेबल है ही नहीं। बिटकॉइन ही देख लो, इथेरियम देख लो, मगर इथेरियम पे जो पॉलीगन बना ये स्केलेबल है, तो आज देखो सब लोग पॉलीगन यूज़ करें, आप इसलिए पॉलीगन का हर जगह नाम सुनते हो कि पॉलीगन पॉलीगन पॉलीगन, बिकॉज पॉलीगन इज अ स्केलेबल ब्लॉकचेन। और यही चीज को हम लोग आज डिस्कस करेंगे विद द हेल्प ऑफ बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। ठीक है, तो यहाँ पे यही चीज मैंने बताई है कि पॉलीगन जो है आपका वो लेयर टू को यूज करता है। और बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क जैसे कि मैंने बताया, ये हमारा लेयर टू सोल्यूशन है बिटकॉइन के लिए। बिटकॉइन जो कि काफी ज्यादा स्लो है, राइट, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन जिसके बहुत ही कम है। बिटकॉइन को कौन फास्ट करता है, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क, जो कि लेयर टू सॉल्यूशन है फॉर आवर बिटकॉइन। और इसी चीज को हम लोग थोड़ा डिटेल में देखेंगे क्योंकि इससे हमें आइडिया लगेगा कि आखिर में लेयर टू में ऐसा हो क्या रहा है, ऐसा कर क्या रहे हैं जिससे कि हमारी ब्लॉकचेन इतनी स्केलेबल हो जा रही है। ठीक है, तो आइए शुरू कर। तो शुरू करने से पहले एक चीज और भी क्लियर करना चाहूंगा कि भाई ऐसा नहीं है कि बिटकॉइन की स्केलेबिलिटी का जो इशू था उसको सॉल्व करने की कोशिश नहीं की गई, बहुत कोशिश की गई। और ऐसा भी नहीं है कि इसे डायरेक्टली उसके बाद लेयर टू बना दिया गया और कहा कि भैया चलो बिटकॉइन को स्केलेबल करते हैं, ऐसा नहीं है। काफ़ी ज़्यादा टाइम के बाद बिटकॉइन को स्केलेबल बनाने का सॉल्यूशन बना जिसको हम कहते हैं बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। बट उससे पहले भी कई सारे ट्राई किए गए ताकि बिटकॉइन को स्केलेबल बनाया जा सके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको यूज़ कर सकें। पहला एक सॉल्यूशन दिया गया कि भाई क्यों ना ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक है, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में जो ब्लॉक है उसको इंक्रीज कर देते हैं साइज को। तो अगर उसको इंक्रीज कर देंगे तो नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन भी हमारे पास ज़्यादा होंगे। भाई अभी इस ब्लॉक में लेट से अगर 10 ट्रांजैक्शन आ रहे हैं तो इस डेफिनेटली अगर कोई ब्लॉक हमारा बड़ा होगा तो उसमें 20 ट्रांजैक्शन आएंगे। तो इससे हम क्या कर सकते हैं, अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को जो प्रोसेस हो रहे हैं उसको बढ़ा सकते हैं। बट प्रॉब्लम इसमें यहाँ पे ये आ जाती है, प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आप कितना बड़ा बनाओगे ब्लॉक, आप कितना भी बड़ा बना लो, क्या ये कभी भी वीजा जैसी कंपनी से कॉम्पीट कर पाएगा जहां थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजैक्शन पर सेकेंड हो रहे हैं? कभी नहीं कर पाएगा। कितना भी बड़ा ब्लॉक बनाओगे कभी नहीं कर पाओगे। अगर ज़्यादा ही बड़ा ब्लॉक बना दिया, भैया आपने कहा कि नहीं मैं बना देता हूँ, मैं 1 GB का एक ब्लॉक बनाऊंगा, अभी तक क्या है ये 2 MB का ही ब्लॉक होता है, आपने कहा नहीं भाई मैं 1 GB का ब्लॉक बनाऊंगा, डेफिनेटली आप बना सकते हो 1 GB का ब्लॉक। बट प्रॉब्लम ये है फिर वहाँ पे कंजेशन बढ़ जाएगा क्योंकि भैया आपको ब्लॉक को ट्रांसफर भी करना होता है, क्योंकि ब्लॉक हर आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ब्लॉक्स डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, है ना, ब्लॉकचेन इज अ डिस्ट्रीब्यूटेड इम्यूटेबल लेजर, और डिस्ट्रीब्यूट करने में ही इतना टाइम लग जाएगा 1 GB ब्लॉक को कि ट्रांजैक्शन तो बहुत दूर की बात है। दूसरा सॉल्यूशन ये दिया गया कि क्यों ना हम लोग सारा डेटा मतलब बिटकॉइन के ब्लॉक में क्यों ऐड करें, हम लोग कुछ डेटा ना कुछ डेटाबेस में ऐड कर देते हैं या फिर ऑफ चेन ऐड कर देते हैं। जैसे हमारी जो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन है वो हमारा ऑन चेन है और जो इसके अलावा चीज़ें हैं वो ऑफ चेन है। तो भाई कुछ लोगों ने कहा कि चलो ऐसा करते हैं,
कुछ अमाउंट ऑफ डेटा अपनी बिटकॉइन की ब्लॉक्स में ऐड करेंगे और कुछ अमाउंट ऑफ डेटा हम अपने डेटाबेस या अपने सर्वर में ऐड करेंगे। बट प्रॉब्लम वही है वापस, अगर आप ध्यान से देखो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो डेफिनेटली हम कुछ अमाउंट ऑफ डेटा तो सिक्योर कर पा रहे हैं, बट जो रिमेनिंग अमाउंट ऑफ डेटा है जो डेटाबेस में जाएगा, जो सर्वर में जाएगा, वो हैक हो सकता है। सेकेंड चीज़ ये है कि वो सेंट्रलाइज अथॉरिटी के कंट्रोल में हो सकता है। तो ये भी सॉल्यूशन दिया गया और आज बहुत सारी कंपनीज हैं जो कि इस सॉल्यूशन पे ही वर्क कर रही हैं, जहाँ पे वो ब्लॉकचेन का भी यूज़ करती हैं और डेटाबेस और सर्वर का भी यूज़ करती हैं। बट ये भी कोई बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। अब जब ये सॉल्यूशंस काम नहीं किए गए तो भाई फिर आया हमारा बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क। बिटकॉइन का लाइटनिंग नेटवर्क किसने पब्लिश किया? दो हमारे रिसर्चर्स हैं, उन्होंने पब्लिश किया, जिनका नाम है थैडियस द्रेजा और दूसरे हैं जोसेफ कुन। तो ये दोनों रिसर्चर्स ने 2015 में एक पेपर पब्लिश किया जिसका नाम था बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क, अगेन मैं कहूँगा, ये एक लेयर 2 सॉल्यूशन है फॉर आर बिटकॉइन ब्लॉकचेन। खासियत क्या है इस बिटकॉइन नेटवर्क, जो हमारा ये जो बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क है, ये हमारी ब्लॉकचेन को, बिटकॉइन की ब्लॉकचेन को बहुत स्केलेबल बनाता है। कैसे बनाता है इसको भी देखते हैं। तो पहले कुछ चीजें यहाँ पे क्लियर कर दूं कि बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क क्या नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के यहाँ पे मन में हो सकता है कि भैया कहीं बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क एक ब्लॉकचेन है क्या? नहीं, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क एक ब्लॉकचेन बिल्कुल भी नहीं है। और क्योंकि इसकी एक कोई ब्लॉकचेन नहीं है तो डेफिनेटली इसकी कोई भी क्रिप्टो करेंसी भी नहीं है। तो ये मत समझना कि बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क कोई डिफरेंट ब्लॉकचेन है, नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सिंपली, मैं फिर से कहूँगा, एक प्रोग्रामिंग स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है, एक प्रोटोकॉल है जिसको हम कहते हैं लेयर 2 और जिसको दुनिया कहती है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। तो जिस तरह से अगर आपका ये देखो कि ये आपको मान लेते हैं कि बिटकॉइन की नेटवर्क है, ठीक है, ये डिफरेंट नोड्स हैं जो कि आपस में कनेक्टेड हैं बिटकॉइन नेटवर्क में ही। अब ये जो डिफरेंट नोड्स हैं, इन्हीं में से कुछ नोड्स क्या होंगे? बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का पार्ट होंगे। अब ये कैसे होगा इसको हम लोग समझेंगे। तो पहले जैसे कि फॉर एग्जांपल लेट्स से ये ए है और ये बी है, तो इन दोनों के बीच में क्या हो सकता है? बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क का यूज हो सकता है। और ये होता कैसे है? ये होता है हमारे पेमेंट चैनल के थ्रू। तो बेसिकली दो नोड्स के बीच में एक पेमेंट चैनल क्रिएट किया जाता है जिसके थ्रू हम नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को बढ़ा पाते हैं। अब ये कैसे होता है इसको हम लोग अभी एग्जांपल से भी देखेंगे। बट जो दो मेन फीचर्स हैं हमारे पेमेंट चैनल के, वो पहला है मल्टी सिग्नेचर। तो यहाँ पे दो मल्टी सिग्नेचर्स होते हैं, अभी इसको एग्जांपल से समझेंगे। और दूसरा इंपॉर्टेंट फीचर है यहाँ पे हमारे टाइम लॉक का। तो ये दोनों ऐसे फीचर्स होते हैं जिसके थ्रू हमारा पेमेंट चैनल वर्क करता है। पेमेंट चैनल क्यों वर्क करता है? जैसे कि मैंने कहा कि हम अपने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन को, अपनी स्केलेबिलिटी ऑफ बिटकॉइन ब्लॉकचेन को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसीलिए यहाँ पे पेमेंट चैनल का कॉन्सेप्ट आ जाता है। अब इसको समझते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। तो हमारे पास भाई दो पर्सन हैं, एक का नाम है राजू, एक का नाम है पिंकी। और राजू जो है भाई, उसको लेट से कॉफी खरीदनी है या फिर लेट से कुछ भी खरीदना है, एक वीडियो खरीदना है, कुछ भी खरीदना हो सकता है। तो राजू क्या करेगा? राजू क्रिप्टो भेजेगा हमारी पिंकी को, राइट? क्योंकि अगर आप देखोगे डे टू डे लाइफ में नॉर्मल ट्रांजैक्शन कैसे होते हैं, अगर लेट से आपको कॉफ़ी खरीदनी है तो पहले आप पैसा दोगे, फिर आपको कॉफ़ी मिलेगी। अगर आप ऑनलाइन कुछ खरीदते हो, लेट से आप ऑनलाइन वीडियो देखते हो, लेट से आप नेटफ्लिक्स देखते हो, तो क्या नेटफ्लिक्स कहता है कि भाई पहले आप वीडियो देख लो फिर पैसे देना? नहीं, नेटफ्लिक्स कहता है पहले पैसे दो उसके बाद वीडियो देखना, है ना? सब्सक्रिप्शन लोगे तो उसके बाद हम आपको अपनी सर्विस की फैसिलिटी देंगे, राइट? तो यहाँ पे भी वही हुआ। राजू ने भैया कहा लो पिंकी, लेट से पिंकी कॉफ़ी बेचने वाली है, तो उसने कहा भाई ये लो क्रिप्टो और हमें कॉफ़ी दे दो। तो भाई पिंकी भी ऐसे ही करेगी, वो जैसे ही उसको क्रिप्टो मिलेगी पिंकी को, फिर पिंकी क्या करेगी? कॉफ़ी दे देगी राजू को। बट प्रॉब्लम यहाँ पे ये आ जाती है, क्योंकि अगर आप, जैसा कि मैंने बताया कि बिटकॉइन में हर एक ट्रांजैक्शन को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है और उसके बाद से हमें 6 ब्लॉक्स कंफर्मेशन का वेट करना है। और सबसे दूसरी और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो ध्यान देने वाली है कि यहाँ पे क्रिप्टो का जो ट्रांजैक्शन है वो बड़ा ही कम है, कुछ सतोशीज में है, मतलब बहुत ही कम बिटकॉइन में। भाई अगर आप कॉफ़ी खरीदने जाओगे तो कितने की होगी कॉफ़ी? भाई लेट्स से अगर बात की जाए कॉफ़ी की, अगर बहुत महंगी भी कॉफ़ी है तो 100 रुपये की होगी। तो 100 रुपये भी कोई बहुत ज़्यादा बिटकॉइन तो हुए नहीं। मतलब कि अगर हम लोग एक नॉर्मल मेथड का यूज़ करते हैं, जहाँ पे हम लोग नॉर्मल क्रिप्टो करेंसी ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, नॉर्मल बिटकॉइन ट्रांजैक्शन यूज़ करते हैं, तो सिंपल से इस ट्रांजैक्शन को होने में ही कई घंटे लग जाएंगे या फिर कई दिन भी लग सकते हैं, राइट? तो ये चीज़ है। और लेट से ये ट्रांजैक्शन हमें डे टू डे बेसिस पे करना है। राजू कोई भाई मान लेते हैं कि किसी ऑफिस में काम करता है और पिंकी जो है भाई उसी के ऑफिस के पास उसकी शॉप है। तो राजू को रोज चाय पीनी है, रोज कॉफ़ी पीनी है, तो वो रोज जाए, रोज क्रिप्टो करेंसी में पेमेंट करे और पिंकी फिर भाई घंटों तक वेट करे, तब उसको उसका पेमेंट मिले, फिर वो उसको कॉफ़ी दे। तो ये चीज़ तो इतना फिजिबल नहीं है डे टू डे लाइफ में, राइट? तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन है हमारा पेमेंट चैनल।
तो अब राजू और पिंकी को पता चल चुका है कि भैया बिटकॉइन ट्रांजैक्शन तो बड़ा ही दिक्कत दे रहा है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा टाइम टेकिंग है और पिंकी को भी ये फ़ायदा नहीं दे रहा है। तो पिंकी और राजू ने कहा चलो मिल के एक पेमेंट चैनल क्रिएट करते हैं। तो अब ये पेमेंट चैनल कैसे क्रिएट होता है, तो राजू और पिंकी क्या करेंगे, एक मतलब इस केस में हम लोग लेते हैं कि राजू को लेट्स से पिंकी से कॉफ़ी खरीदनी है। तो राजू क्या कहेगा, पिंकी भाई चलो एक पेमेंट चैनल क्रिएट करते हैं, और दोनों ही इस पेमेंट चैनल को क्रिएट करने के लिए एक साइन करेंगे, डिजिटल सिग्नेचर कहेंगे, ठीक है, डिजिटल सिग्नेचर। तो दोनों की तरफ से आप देखोगे एक डिजिटल सिग्नेचर होगा। डिजिटल सिग्नेचर आई थिंक आपको पता होगा, ये चीज़ वैसे मैंने कई बार बताई हुई है अपने क्रिप्टोग्राफी वाले वीडियो में, अगर आपने नहीं देखा तो वो देख सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे एक डिजिटल सिग्नेचर होगा राजू के थ्रू और पिंकी के थ्रू, जो कि बोलेगा कि ठीक है हम ये पेमेंट चैनल क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। तो दोनों की यहाँ पे रजामंदी से ये पेमेंट चैनल क्रिएट होगा। अब राजू को क्या करना पड़ेगा, इस पेमेंट चैनल को फंड करना पड़ेगा। तो राजू ने क्या किया, 1 बिटकॉइन लिए और इस पेमेंट चैनल को फंड कर दिया। फंड करने का क्या मतलब है, फंड करने का मतलब ये है कि इस पेमेंट चैनल को, जैसे कि आप रास्ता बनाते हो ना, तो रास्ता बनाने के लिए लेट से आपने कुछ पैसे दिए, तो राजू ने भी क्या किया, यहाँ पे इस पेमेंट चैनल को क्रिएट करने के लिए कुछ पैसे दिए इस बिटकॉइन नेटवर्क को। तो ये सब कुछ बिटकॉइन नेटवर्क में ही होता है। तो बिटकॉइन नेटवर्क पे राजू ने क्या किया, 1 बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन किया। डेफिनेटली ये डिपेंड करेगा कि कितना आपको ट्रांजैक्शन करना है। आप फंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन कम भी कर सकते हो, मतलब आप इस पेमेंट चैनल को क्रिएट करने के लिए, मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है 1 बिटकॉइन का, बट आप कम बिटकॉइन में भी इस पेमेंट चैनल को क्रिएट कर सकते हो। ये टोटली आपके ऊपर होती है। और इस ट्रांजैक्शन को कहा जाता है फंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, ठीक है। तो ये जो पहला ट्रांजैक्शन है इसे कहा जाता है फंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन, और ये वो ट्रांजैक्शन होता है जो कि आपकी बिटकॉइन नेटवर्क पे जाके ऐड होता है। अभी इसका क्या मतलब है समझ में आएगा। मतलब कि जब राजू ने ये पेमेंट किया, जब ये ट्रांजैक्शन किया, तो ये आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड होगा। मतलब ये आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में पहले वेरीफाई किया जाएगा, क्योंकि एक ट्रांजैक्शन हुआ है, वैलिडेट किया जाएगा। जब वेरीफाई और वैलिडेशन के बाद ये ट्रांजैक्शन सही होगा तो इसको बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड किया जाएगा। तो ये पहला ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जिसको बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है, जहां पे माइनिंग होती है, ठीक है। तो यही एक ऐसा ट्रांजैक्शन है अभी के लिए जिसमें टाइम लगेगा, ठीक है। बट अब इसके बाद के जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे वो ऐसे ट्रांजैक्शन होंगे जो आपके बिटकॉइन नेटवर्क पे ऐड नहीं होंगे। बहुत ध्यान देने वाली बात है ये, यहाँ पे थोड़ा लोग कंफ्यूज हो सकते हैं। पहला ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड होगा, इसके आने वाले ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन में ऐड नहीं होंगे, और जो होंगे वो मैं बताऊँ, ठीक है। अब राजू क्या करेगा, क्योंकि उसको पिंकी से कॉफ़ी खरीदनी है, तो राजू लेट्स से हम मान लेते हैं कि जो कॉफ़ी की प्राइस है वो 0.01 बिटकॉइन है। तो राजू क्या करेगा, 0.01 बिटकॉइन पिंकी को दे देगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो राजू ने 0.01 बिटकॉइन पिंकी को दे दिए और 0.99 बिटकॉइन राजू के पास रह जाएंगे, राइट, क्योंकि 1 बिटकॉइन था, 1 बिटकॉइन में से 0.01 हमने डिक्रीज किया, तो रिमेनिंग राजू के पास कितने रहे, 0.99 रहे। अब ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं होगा। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो कि आपके बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं होगा, और क्योंकि ये ट्रांजैक्शन आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं होगा, तो यहाँ पे कोई वेरिफिकेशन नहीं होगा, यहाँ कोई वैलिडेशन नहीं होगा, यहाँ कोई माइनिंग नहीं होगी, और जब ये सारी चीज़ें नहीं होंगी तो डेफिनेटली ये जो ट्रांजैक्शन है ये तुरंत से हो जाएगा। इसमें घंटों का भी वेट नहीं करना है, कुछ भी वेट नहीं करना है, ये ट्रांजैक्शन तुरंत से हो जाएगा। और इसके थ्रू राजू क्या कर पाएगा, पिंकी से तुरंत से कॉफ़ी पी पाएगा। अभी बहुत से लोगों के मन में ये भी आ रहा होगा कि अगर ये बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड ही नहीं होगा तो कैसे सेटलमेंट होगा, वो भी मैं क्लियर कर दूंगा, परेशान मत हो। फिर राजू जो है वो अगले दिन जाता है पिंकी के पास, वो कहता है भैया पिंकी मुझे आज भी ना कॉफ़ी पीनी है। तो पिंकी कहती ठीक है। तो फिर राजू क्या करता है, अब देखो राजू के पास 0.99 बिटकॉइन है, इसी में से फिर से 0.01 बिटकॉइन डिक्रीज होंगे, तो 0.98 बिटकॉइन बचे जो राजू के पास रह जाएंगे। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्योंकि उसने फिर से 0.01 पिंकी को दिए, तो ये अमाउंट कितना हो गया, 0.02 बिटकॉइन हो गया, है ना। तो 2 बार कॉफ़ी ली गई है तो इसीलिए 0.02 बिटकॉइन हो गया। और ये भी वो ट्रांजैक्शन है जो कि आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं होगा। ऐसे ऐसे करते करते कई बार राजू ने क्या किया, कॉफ़ी ली पिंकी से, और एक टाइम बाद राजू को लगा कि भैया अब हमें पिंकी से कॉफ़ी नहीं पीनी है, उसकी कॉफ़ी अच्छी नहीं है, मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ मान लेते हैं। तो राजू क्या करेगा, इस पेमेंट चैनल को क्लोज कर देगा। जैसे ही राजू इस पेमेंट चैनल को क्लोज करेगा तो एक ट्रांजैक्शन होगा, और ये ट्रांजैक्शन होता है सेटलमेंट ट्रांजैक्शन। ये ऐसा ट्रांजैक्शन है जो आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड
होगा। अगर आप इस लास्ट ट्रांजैक्शन को देखोगे तो राजू ने 0.4 बिटकॉइन की लेट्स से फॉर एग्जांपल कॉफ़ी पिंकी से खरीदी थी, तो 0.6 बिटकॉइन राजू के पास बचे हुए हैं। 0.4 बिटकॉइन यहां से पिंकी को चले जाएंगे क्योंकि ये वो ट्रांजैक्शन है जो कि आपके बिटकॉइन पे ऐड हो रहा है। ये सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं हो रहे थे, बस यहां पे वो शो हो रहे थे। ऐड कब हो रहे हैं, मतलब ऐड इन द सेंस कब हमारा ट्रांजैक्शन ऐड हुआ बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे, जब राजू ने ये पेमेंट चैनल क्लोज कर दिया। तो जैसे ही राजू ये पेमेंट चैनल क्लोज करेगा तुरंत से 0.6 बिटकॉइन राजू के पास वापस आ जाएंगे, और जितनी भी राजू ने यहाँ पे कॉफ़ी पी थी उन सब का ऐड करके जो रिमेनिंग मतलब जो यहाँ ट्रांजैक्शन ऐड करके आएगा उतना बिटकॉइन पिंकी को दे दिया जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखोगे कि अगर इन दोनों के बीच 1000 ट्रांजैक्शंस भी हुए होते, 1000 ट्रांजैक्शन इन दोनों के बीच में, तो वो सारे ट्रांजैक्शन को हमें ज़्यादा टाइम देने की ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि वो बिटकॉइन पे ऐड नहीं हो रहे थे। सिर्फ इन दोनों ट्रांजैक्शन के लिए, पहला फंडिंग ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए और लास्ट सेटलमेंट ट्रांजैक्शन के लिए, इन्हीं दोनों ट्रांजैक्शंस के लिए सिर्फ हमें बिटकॉइन के वेरिफिकेशन और वैलिडेशन की ज़रूरत पड़ी। अदरवाइज इसके बीच में जितने भी ट्रांजैक्शंस हुए इसमें हमें कोई वेरिफिकेशन कोई वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो ये है बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क। अगर ये थोड़ा सा समझ में नहीं आया है, एक बार फिर से रिवाइंड करना, समझ में आ जाएगा क्योंकि बहुत ही क्लियर कॉन्सेप्ट है। सिंपली यहाँ पे आपके बिटकॉइंस को यहाँ पे ऐड किया जा रहा है, यहाँ पे कोई ट्रांजैक्शन को ऐड इन द सेंस एडिशन वाला ऐड, तो यहाँ पे कोई भी ट्रांजैक्शन जो है आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं हो रहा। जो ये येलो ट्रांजैक्शन है ये आपकी बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं हो रहे, सिर्फ पहला और लास्ट हो रहा है। तो अगर पहला और लास्ट ही सिर्फ होना है तो इसके बीच में अगर हज़ारों ट्रांजैक्शन भी होते हैं तो वो हज़ारों ट्रांजैक्शन कभी बिटकॉइन पे ऐड नहीं होंगे, और क्योंकि वो बिटकॉइन पे ऐड नहीं होंगे तो उसका कोई टाइम भी नहीं लगेगा। सिर्फ इन दोनों ट्रांजैक्शन का लगेगा जब पहली बार इस पेमेंट चैनल को फंड किया जाएगा और लास्ट टाइम जब इस पेमेंट चैनल को क्लोज किया जाएगा। अच्छा, यहाँ पेमेंट चैनल को कोई भी क्लोज कर सकता है, राजू भी क्लोज कर सकता है, पिंकी भी क्लोज कर सकती है, क्योंकि आपके लोगों के मन में ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि क्या पता पिंकी को बिटकॉइन की ज़रूरत हो भाई, क्योंकि ये तो बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे ऐड नहीं हो रहे हैं, ये तो बस एक तरह से लिस्ट डाउन हो रहे हैं और पिंकी को लेट से पैसे की ज़रूरत है। अब वो क्या करेगी, क्या वो राजू के पेमेंट चैनल को क्लोज करने का वेट करेगी? नहीं, क्योंकि दोनों ने ही मिलके मल्टी सिग्नेचर किए हुए हैं। तो यहाँ पे पिंकी क्या कर सकती है, इस पेमेंट चैनल को जब चाहे तब क्लोज कर सकती है। तो जब वो इस पेमेंट चैनल को क्लोज करेगी तो वहाँ पे फिर से एक सेटलमेंट ट्रांजैक्शन होगा और उस सेटलमेंट ट्रांजैक्शन में पिंकी को अपना बिटकॉइन मिल जाएगा और रिमेनिंग बिटकॉइन जो बचेगा वो राजू को वापस दे दिया जाएगा। और इस तरह से आपका ये बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क वर्क करता है। अगर सोचो, अगर ध्यान से यहाँ पे देखो तो इससे आपका काफ़ी ज़्यादा टाइम बचा। अगर आपको लेट से कॉफ़ी भी खरीदनी है बिटकॉइन से तो सिंपली आपको एक पेमेंट चैनल क्रिएट करना है, आपको सिंपली कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन इस पेमेंट चैनल पे डाल देने हैं और उस कुछ अमाउंट ऑफ बिटकॉइन से ही आप रेगुलर ट्रांजैक्शन करो, फास्ट ट्रांजैक्शन करो, कोई दिक्कत नहीं है। और जब आपको लगे कि अब मुझे ये पेमेंट चैनल बंद करना है या फिर उस शॉपकीपर को लगे कि भैया मुझे ये पेमेंट चैनल बंद करना है, तो वो बंद कर देगा और आपको आपके बिटकॉइन जितने बचे हैं वो मिल जाएंगे और उस शॉपकीपर को अपना बिटकॉइन पैसा मिल जाएगा। डेफिनेटली यहाँ पे भी वेट होगा बट सिर्फ 2 बार होगा, यहाँ पे शुरुआत में जब राजू ने फंड किया और लास्ट में जब ये सेटलमेंट हो। अदरवाइज कोई भी यहाँ पे वेट नहीं होगा और इससे आपके नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बढ़ जाएंगे आपके बिटकॉइन में। जो अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पे लाइटनिंग नेटवर्क यूज़ नहीं करते और ये सारे के सारे ट्रांजैक्शन बिटकॉइन की ब्लॉकचेन पे डायरेक्टली करते विदाउट एनी लाइटनिंग नेटवर्क, अब मान ही चलो यहाँ पे अगर 1000 ट्रांजैक्शंस होते और हर 1000 ट्रांजैक्शन में ऑन एन एवरेज 10 मिनट लग रहा है, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हज़ारों घंटे लग जाते है ना, तो जो कि कोई भी वायबल सोल्यूशन नहीं है। तो इस तरह से आपका बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क वर्क करता है और इस तरह से ये आपके बिटकॉइन को और भी स्केलेबल बना देता है। डेफिनेटली बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, राइट। ये काफ़ी अच्छा लेयर 2 सॉल्यूशन है आपके बिटकॉइन के लिए, बट यहाँ पे अभी भी बहुत सारे मैं कहूँगा अभी भी विघ्न है, काफ़ी बाधाएं हैं। पहली बाधा तो ये है कि हर एक वॉलेट सपोर्ट नहीं करता बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को। तो पहले तो आपके पास एक कंपैटिबल वॉलेट होना चाहिए जो कि बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क को सपोर्ट करता हो, ये सबसे पहली रिक्वायरमेंट है। सेकेंड रिक्वायरमेंट है कि कभी कभी ये आपको कॉस्टली भी पड़ सकता है क्योंकि आपको पेमेंट चैनल क्रिएट करने हैं। तो पेमेंट जब आप चैनल क्रिएट करते हो तो उस केस में हो सकता है कि लेट से, क्योंकि यहाँ जब आप पेमेंट चैनल क्रिएट करते हो राइट, अब लेट से आपने कई सारे पेमेंट चैनल क्रिएट कर दिए तो उस केस में तो कॉस्टली है ही, प्लस ये भी हो सकता है क्योंकि आप लेट से राजू है, पिंकी है और आपके साथ और कोई दोस्त भी है, तो आपने क्या किया, एक पूरा राउट बनाया। अब ये थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो मैं इस वीडियो में नहीं कवर अप करूँगा। अगर आप वो कहोगे, कमेंट करोगे कि हाँ मुझे थोड़ा एडवांस में भी जानना है इसके बारे में, तो डेफिनेटली मैं इसके राउट वाले कॉन्सेप्ट को भी कवर अप करूँगा। बट
अभी के लिए बस इतना बताना चाहता हूँ कि राजू, पिंकी और मान लो तो यहाँ पे कोई और भी है, थर्ड पर्सन है, तो अगर राजू को पिंकी के थ्रू इस थर्ड पर्सन को पेमेंट देना है तो यहाँ पे राजू को एक राउटिंग फीस देनी पड़ेगी, और जो कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो सकती है। तो ये भी चीज़ें हैं, ठीक है। थर्ड एंड द लास्ट चीज़ ये है कि अभी ये काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस में ही है। अभी 2015 में ये लॉन्च हुआ, लॉन्च भी नहीं हुआ, रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, अभी भी इस पर वर्क हो रहा है। तो कभी कभी आपके ट्रांजैक्शन स्टक हो सकते हैं, कैंसिल हो सकते हैं, तो इस तरह की भी बग्स देखने को मिलते हैं बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क में। तो अभी ये अंडर डेवलपमेंट है, मगर अगर ये चीज़ डेवलप हो गई तो बिलीव मी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारी ब्लॉकचेन, और हमारा लास्ट में जो लेयर आता है वो आता है, और जो हमारी लास्ट लेयर है वो है लेयर 3। लेयर 3 बेसिकली आपके यूआई इंटरफेस से रिलेटेड है कि आपने जो ब्लॉकचेन बनाई है वो कितनी ज़्यादा एक्सेसिबल है, मतलब कितना ज़्यादा उसका यूआई जो है वो स्ट्रांग है कि यूज़र उसको ईजिली यूज़ कर पाए। तो यही 4 लेयर्स हैं, और लेयर 2 के बारे में उन्होंने काफ़ी डिटेल में भी बात कर दी। तो लेयर 0 जो कि आपके बेसिक्स, मतलब आपके फंडामेंटल्स ऑफ ब्लॉकचेन है। लेयर 1 जो सिक्योरिटी से रिलेटेड है। लेयर 2 जो आपकी स्केलेबिलिटी से रिलेटेड है। और लेयर 3 जो आपकी यूआई इंटरफेस से रिलेटेड है। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है कि लेयर 0, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 क्या होता है, बिटकॉइन लाइटनिंग नेटवर्क क्या होता है, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा, मैं तो यही कहूँगा। साथ ही साथ यहाँ पे ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, यहाँ पे डिस्कॉर्ड की लिंक भी नीचे दी हुई है जहाँ पे हमारी ब्लॉकचेन के डेवलपर्स की कम्युनिटी है, उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरी ट्विटर आईडी है, इस पर भी आप मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं। तो आई होप अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट ज़रूर से करके मुझे बताइएगा। मिलते हैं हम लोग तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मुझे ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा, और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके मुझे बताइएगा। और साथ ही साथ ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, मुझसे आप डायरेक्टली इंटरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में ही डिस्कॉर्ड की लिंक दी हुई है जहाँ पे ब्लॉकचेन डेवलपर की हमारी कम्युनिटी है, उससे भी आप जाके अपने डाउट्स और ये सारी चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। साथ ही साथ ये मेरी ट्विटर हैंडल है, इसको भी आप ज्वाइन करना चाहें तो कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय, मीट यू सून।